नमस्कार साथियों। हम पिछले क्लास में हमने प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य की डिस्कशन किया, उसके बारे में विश्लेषण किया और हमने उसमें कार्य में मंत्रिमंडल उसमें जो मुख्य बिंदुओं को हमने डिस्कस किया वो थे मंत्रिमंडल का निर्माण, मंत्रिमंडल के कार्य संचालन, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, मंत्रिमंडल का अंत और सम्राट को परामर्श देना। तो मुख्य जो कार्य थे उनमें से हमने इन 5 को डिस्कस किया और आज हम इससे आगे लोक सदन का नेतृत्व, शासन का संचालन, राष्ट्र का प्रतिनिधि, दल का नेता, नियुक्तियाँ और संकटकालीन शक्तियों को डिस्कस करेंगे। तो आज पहली है लोक सदन का नेतृत्व कि प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है, मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, पर साथ में वो हाउस ऑफ कॉमन्स, लोक सदन, निम्न सदन जिसको जनता का प्रतिबिंब या दर्पण कहा जाता है, उसका भी नेता होता है, क्योंकि उस सदन में जो बहुमत प्राप्त करता है उसका नेता होता है वो प्रधानमंत्री, और वो बनता है या नियुक्त किया जाता है राजा के द्वारा, और वही सदन के अंदर सदन का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता भी होता है। लोक सदन के नेता होने के कारण, अपने दल के बहुमत के कारण प्रधानमंत्री लोक सदन को नियंत्रण में बनाए रखता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करता है। प्रशासन संबंधी सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए संसद का सीधा सामना करना पड़ता है। देश के प्रशासन व नीति के संबंध में संसद के बाहर प्रधानमंत्री को ही घोषणाएं करनी पड़ती है। संसद का नेता होने के कारण उसे लोक सदन को भंग करने व उसका पुनर्निर्वाचन करने का अधिकार भी है। तो ये कहा जाना गलत नहीं कि प्रधानमंत्री ही लोक सदन का नेतृत्व भी करता है, लोक सदन को नियंत्रित करता है और लोक सदन के पुनर्निर्वाचन का निर्णय या उसे भंग करने का अधिकार भी रखता है। कि निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होने के कारण वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होता है, और प्रधानमंत्री के साथ साथ वो निम्न सदन का नेता भी होता है, और इस वजह से वह अपने दल के बहुमत की वजह से चुना जाता है, इसलिए वह उसका नेतृत्व करता है और प्रशासनिक निर्णय करने का अधिकार या उनका जवाब देने का अधिकार भी वही रखता है, और सदन में और सदन के बाहर, कि उसमें बहुमत पर निर्भर है, पर बहुमत को नियंत्रित रखना और उसको संचालित करना वो अधिकार भी उसको प्राप्त है। अगला है शासन का संचालन करना, कि सरकार का निर्माण किया जाता है। तो सरकार के निर्माण में जो दल बहुमत प्राप्त करके आता है उस दल का नेता होता है, वो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। तो सरकार के निर्माण में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति होती है। तो वो प्रशासन उनके नियंत्रण में आता है, और जो कोई भी प्रधानमंत्री या दल बहुमत में होगा, प्रशासनिक कार्यपालिका उसके अधीन होगी, उसको सहयोग करेगी, और इसलिए प्रशासन को नियंत्रित करना और उसका संचालन करने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। और मुख्यतः जैसे हम कहते हैं व्यवस्थापिका का काम है कानूनों को निर्माण करना, वैसे ही कार्यपालिका, जिसको हम प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल कह सकते हैं, जिसको हम अस्थायी कार्यपालिका भी कह सकते हैं, और स्थायी कार्यपालिका है प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी। और प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अधीन होते हैं, सहयोग के लिए होते हैं, कि जो भी लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्थापिका के निम्न सदन में बहुमत प्राप्त करेगा वो सरकार का निर्माण करेगा, उसे हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, और प्रशासनिक कार्यपालिका उसके अधीन होगी। तो वास्तविक रूप में शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। वह शासन का मुखिया है, सभी विभाग उसकी देखरेख में काम करते हैं, और वह विविध मंत्रालयों में सामंजस्य बनाए रखता है और उनके कार्यों की सामान्य देखभाल भी करता है। तो सिद्धांत तो शासन प्रमुख
राजा है, पर व्यवहार में या वास्तविक रूप में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल शासन का सभी कार्यों का संचालन करते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में शासन प्रमुख है और शासन की समस्त शक्तियों का उपभोग उनके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति या राजा तो नाम मात्र की शक्तियाँ वाला है या सिंबल हेड है, और साथ ही उसका कार्य है कि शासन सभी विभागों में आपस में तालमेल हो, समन्वय स्थापित हो और उनको नियंत्रित रखने का कार्य भी उसके द्वारा किया जाता है। अगला है राष्ट्र का प्रतिनिधि। कि प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, और वह सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों उत्सवों में देश का नेतृत्व करता है। और अन्य देश के कोई भी पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्र प्रमुख हमारे देश में आते हैं तो उनका स्वागत करना, उनसे मुलाकात करना, उनके साथ नीतिगत निर्णय करना, वो कार्य भी उसके द्वारा ही किया जाता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। वह संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश में जाते समय तथा दूसरे देशों के संधि के समय सारा देश उसके साथ होता है और वह देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रधानमंत्री होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो देश का नेतृत्व, देश का प्रतिनिधि के रूप में उसमें भाग लेता है, निर्णय लेता है, और वो सामूहिक निर्णय माना जाता है देश का। अगला है दल का नेता। प्रधानमंत्री दल का नेता होता है। जनता दल के नाम पर सदस्यों को तथा प्रधानमंत्री अर्थात दल के नेता के नाम पर दल को निर्वाचित करती है। अतः प्रधानमंत्री न केवल सदन में ही दल का नेतृत्व करता है वरन देश भर में दल की समस्त छोटी छोटी बड़ी शाखाओं का नेतृत्व भी करता है। वह दलीय संगठन पर तथा आय व्यय पर नियंत्रण रखता है। यदि कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो वह उसे चुनौती देता है, तो वह अनुशासन संबंधी कार्रवाई करके उस सदस्य को उचित दंड देता है। इसी प्रकार संसद में ही दल का नेता न केवल स्वीकार किया जाता है अपितु वह पूरे देश भर में भी नेता स्वीकार किया जाता है। और दलीय सचेतक प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही कार्य करता है तथा उसी के माध्यम से वह सदन के अन्य सदस्यों को नियंत्रित करता है। और प्रधानमंत्री का ही महानिर्वाचन प्रधानमंत्री का ही होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आम चुनाव में जनता के समक्ष नारा दिया गया था कि चर्चिल या लास्की, इस दृष्टि में दल प्रधानमंत्री का ऋणी रहता है, प्राय उसकी मार्गदर्शन में ही कार्य करना पसंद करते हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है, क्योंकि जो भी दल बहुमत प्राप्त करता है उस दल का नेता होता है, उसे ही प्रधानमंत्री मनोनीत किया जाता है। और दलीय नेता होने की वजह से वो दल की सदन का नेता के साथ साथ दल का भी नेता है, इसलिए देश भर में दल की जो भी इकाइयाँ हैं उनका नेतृत्व भी उसके द्वारा ही किया जाता है। दल के नीतिगत निर्णयों का अधिकार भी उसके पास होता है, उनका निर्णय भी उसके द्वारा किया जाता है। तो हम ये मानते हैं कि वो दल के नेता के साथ, मतलब सदन के नेता के साथ साथ अपनी पार्टी जिसका वो रिप्रेजेंटेटिव है, सदस्य है, उसका नेतृत्व, उसके नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार भी उसके पास ही होता है। 10वीं अगली है नियुक्तियाँ। कि सम्राट उच्च स्तरीय नियुक्तियाँ करता है, पर ब्रिटेन में जो व्यवस्था है उसमें है कि सम्राट प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की सलाह पर, सिफारिश पर, परामर्श पर ये निर्णय करेगा। तो सिफारिश से ही
तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लॉर्ड सभा में कई लॉर्ड्स को नियुक्त किया जाता है। सभी उपाधियां प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही सम्राट के द्वारा दी जाती हैं। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो भी प्रशासनिक या राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से होती हैं। तो उसमें नीतिगत निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिया जाता है। जैसे कि लॉर्ड सभा में मनोनीत सदस्य, जो एक कैटेगरी है मनोनीत सदस्यों की, उस पर निर्णय करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री को है। उसके अलावा जो भी प्रशासनिक पद हैं उन पर जो भी नियुक्तियां हैं शासन मुखियाओं की, वो सब नियुक्तियों भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती हैं राजा के द्वारा। और सिद्धांत ये कहा जाता है कि राजा ये सभी कार्य करता है, शासना प्रमुख होता है, शासनाध्यक्ष होता है, पर व्यवहार में हम देखते हैं कि राजा नाम मात्र की शक्तियों वाला है, सिंबल हेड है, और वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वो कार्य करता है। आखिरी है संकटकालीन शक्तियाँ। ब्रिटिश संविधान में संकटकालीन स्थिति को स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। प्राय व्यवहार में संकट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दायित्व और शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। संकट के समय प्रधानमंत्री तानाशाह के रूप में कार्य करता है। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय लॉर्ड जॉर्ज तथा चर्चिल ने अभूतपूर्व शक्तियों का प्रयोग किया कि अलग से ब्रिटिश व्यवस्था में हमें आपातकालीन शक्तियाँ दिखाई नहीं देती, नज़र नहीं आती या मौजूद नहीं हैं, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं समय और परिस्थितियों के अनुसार प्रधानमंत्री तानाशाह के रूप में भी या उन सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो उसके द्वारा सामान्य स्थितियों में नहीं की जाती हैं। और इसका उदाहरण प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में लॉर्ड जॉर्ज और चर्चिल के द्वारा जिस तरह से शक्तियों का उपयोग किया गया, उसमें ये नज़र आता है कि वो सर्वशक्तिशाली है और सभी शक्तियाँ उसके पास केंद्रित हो जाती हैं इन प्रतिकूल परिस्थितियों में। धन्यवाद।